क्वेश्चन है a screw gauge has least count of 0.01 मिलीमीटर। आपको भी मालूम है कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर ही होता है। एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल, और ये भी आपको दिया जा रहा है उसके जो सर्कुलर स्केल है उस पर विभाजकों की संख्या, डिविजन्स की संख्या कितनी है, 50 है। तो पूछता है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है। तो आपको बता दें फार्मूला फेमस है कि लीस्ट काउंट बराबर पिच, पिच वन की पूरी पेरीमीटर जो बताई जाती है घूमने के लिए, और नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। तो तुम्हें डिवीजन दिए जा रहे हैं सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन तुम्हें खुद दे रहा है कि इसकी जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर है। पिच हमसे ज्ञात करने को कहा जा रहा है। नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, आपको क्वेश्चन दे रहा है 50 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे पिच कितना आएगा क्रॉस करने पर, 50 का गुणा करेंगे 0.01 से, पिच आएगा 0.5 मिलीमीटर। आपका ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, रॉन्ग हुआ। 0.25 mm, ये भी रॉन्ग है। 0.5 mm, सी नंबर ऑप्शन सही आएगा। 4 या 1.0 mm रॉन्ग रहेगा। इसको 3 आएगा, माने 0.5 mm सही आएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। आपको बीट दिया, बीट जानते हो दो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस को बीट कहा जाता है। तो बीट्स का मतलब याद रखना, दो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस दिया हुआ है। जब भी कहीं आपको बीट्स वर्ड लिखा मिले, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस को बीट्स कहते हैं। दो लगातार क्रमागत या कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है उसे हम बीट्स के नाम से पुकारते हैं। तो लिखा जा रहा प्रोग्राम में प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड। हमने टेंशन घटा दी है किसमें, स्ट्रिंग बी में। द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। तो जो बीट की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, कितनी, 7 हर्ट्ज। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, ए की फ्रीक्वेंसी आपको दी जा रही कितनी है जी, 530 हर्ट्ज है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बताओ बी की कितनी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ए की फ्रीक्वेंसी कितनी मान ली, जो भी आपको क्वेश्चन दे रहा है 530 है। मेरी बात ध्यान देना, हमें दो फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, पहले ए और बी। हमने ए की फ्रीक्वेंसी कितनी मानी, एफ ए, इसकी मान ली एफ बी। हमें बीट कहा जा रहा है, दोनों में डिफरेंस एफ ए और एफ बी कितना दिया है, 6 हर्ट्ज। इन्होंने कहा है टेंशन घटाई जा रही है, किसमें, बी में। बी में टेंशन घटाएंगे तो ऑन डिक्रीजिंग टेंशन इन बी, घटाने पर फ्रीक्वेंसी हमने मान ली बी की कितनी भाई, एफ बी बिकम्स, हमने मान ली एफ बी कितनी बोल रहा है, क्वेश्चन को 7 हर्ट्ज हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ पहले कितनी है, बताता हूं मैं। एफ ए दी कितनी गई तुम्हें, 530। तो देखिए 530 एफ बी पहले की इक्वल 6, तो एफ बी कितना आएगा, 530 माइनस 6 इक्वल 524 हर्ट्ज। ये होगी एफ बी की पहले की फ्रीक्वेंसी घटाने से पहले वाली। आपको ऑप्शन दिए जा रहा है 523 हर्ट्ज, रॉन्ग है। 524 हर्ट्ज राइट आंसर हुआ। तीसरा 536 दिया वो रॉन्ग होगा, 537 दिया वो भी रॉन्ग होगा। इसका आंसर सही है सेकंड वाला 524 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन सुने, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। हमें लेंथ भी दी है, कितनी है, 1 मीटर है। एंड नेग्लिजिबल मास, आपको मास उसका नेग्लिजिबल दिया जा रहा है। अब मेरी बात सुने, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल्स इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ, पूछा जा रहा है कि 5 kg से कितनी इसकी डिस्टेंस होगी।
तो देखिए दो पार्टिकल्स आपको दिए, हमने दो पार्टिकल ले लिए, एक पार्टिकल हमने m1 नाम दे दिया, दूसरे का नाम हमने m2 दे दिया, और दोनों रिजिड रॉड से अटैच हुए हैं। रॉड की हमें लेंथ भी दी गई है 1 मीटर है। इसका मास भी दिया, पहले वाले का 5 kg है और दूसरे वाले का तुम्हें दिया था 10 kg है, ये कहा जा रहा है। और हमें सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है इसका, ठीक है। एक एक्सिस में चल रहा है, तब इसका पता हो फार्मूला, XCM कहेंगे, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 5 kg, x1 हमें यहीं से चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल, यहीं से चाहिए। तो इससे डिस्टेंस कितनी मानेंगे 0, और m2 10 है, x2 कितना होगा यहाँ से 1 मीटर, 1 मीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर 100 लग जाएगा, अपॉन कहेंगे 5 प्लस कितना 10। आपको लग रहा सर ने 100 कर दिया है सेंटीमीटर में, चाहे ऊपर वाला केजी में लिखा है, आधा केजी MKS आधा CGS, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का मास नीचे भी मास 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 प्लेट कैंसिल हो जाएगी, केजी का भी कॉलम नहीं रहेगा, तो 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000, नीचे 15 आएगा, हम इसको कैंसिल करेंगे 5 से काट के, 5 3 जब 15 कैंसिल किया, 200 में डिवाइड करेंगे 3 का, कितना समथिंग 66.67 सेंटीमीटर आएगा। इसे नियरली हम 67 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। आप ऑप्शन देखें, पहला 33 cm दिया रॉन्ग है, 50 cm ये भी रॉन्ग है, 67 cm राइट आंसर, इसका ऑप्शन सही आएगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क। टॉर्क जानते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी घूमना चाहे तो फोर्स की वह टेंडेंसी जो बॉडी घुमा देती है तो टॉर्क आ जाता है। टॉर्क जब भी निकालोगे उत्तर निकालने के लिए फार्मूला होता है टाउ बराबर R क्रॉस F, ये याद रखना, फेमस इसका फार्मूला है। तो कहते हैं फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3J न्यूटन, फोर्स दिया है F कितना दिया है 3J न्यूटन, और कह रहा है एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k मीटर, पोजीशन वेक्टर दिया r का मान 2k मीटर। टॉर्क पूछा है, टॉर्क निकालेंगे r क्रॉस f के माध्यम से, r का नाम 2k है, f की वैल्यू 3j है, 2 3 या 6, k क्रॉस j माइनस का i न्यूटन मीटर। देखते इसको उत्तर क्या आना चाहिए। पहला 6i न्यूटन मीटर रॉन्ग, माइनस 6j न्यूटन मीटर रॉन्ग, i कैप है, माइनस 6i न्यूटन मीटर राइट आंसर होगा। इसका सही उत्तर है 3 माइनस 6i न्यूटन मीटर। क्वेश्चन है लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface, non-reflecting, reflect नहीं करने वाला, a normal incident having surface of area 20 centimeter square, the energy received by surface during the time span 1 minute, 1 मिनट का टाइम भी ले रही है, तो बताना कि अपन को है कितनी एनर्जी रिसीव होगी। एनर्जी रिसीव के लिए आपको याद रखना पड़ेगा पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो एनर्जी आए उसको हम कहते हैं क्या, इमिसिविटी या कहते हैं रिसीविटी, यानी एनर्जी रिसीव करना है तो एक फेमस इसका फार्मूला, रिसीव कितनी होगी एनर्जी रिसीव, फार्मूला फेमस इसका है, आपको बता चुका मैं, एनर्जी कितनी आ रही है कितने एरिया, क्योंकि पर यूनिट एरिया पर टाइम निकालते हम लोग, इनटू टाइम, कितना टाइम दे रहे, कितनी एनर्जी आ रही 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर लगा है एरिया यूनिट क्या रहते, कितना एरिया दे रहा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना टाइम दिया 1 मिनट 60 सेकेंड चलेगा। तो 2 6 2 या 12 2 या 24 और 3 बिंदी आएंगी, ये इसका आंसर आएगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा 24 10 टू दी पावर 3 जूल। आप देख लें इसका ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, सी नंबर 24 10 टू दी पावर 3 जूल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of the electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेंटर ऑफ स्फीयर से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यदि पॉइंट हमारा 15 पर है, सर्कल जो आपको स्फीयर दिया है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर होगा। उस समय क्या होता है, फार्मूला ध्यान देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। Q तुम्हें क्वेश्चन दिया जा रहा है 3.2 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, और हमें डिस्टेंस दी जा रही R बराबर कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 100 का डिवाइड कर लिया। E कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q की वैल्यू 3.2 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन R स्क्वायर 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का स्क्वायर। 9 लिखा है, 3.2 भी लिख दिया। देखिए 10 टू दी पावर माइनस 4 बनेगा, ऊपर जाएंगी प्लस की 4 हो जाएंगी, प्लस की 4 7 में जाएंगी, माइनस की 3 बचेंगी, 9 में गई 3 6 आएगा, 15 का स्क्वायर 225। ओके, 9 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 9 2 जा 18 कैरी 4, 9 5 जा कितने होते हैं? 45, यानी 3.2 10 टू दी पावर 6 अपॉन 25। गौर से देखें, पॉइंट हटाएंगे, बिंदी नीचे लाएंगे, बिंदी ये कट जाएगी, 5 बचेंगी, 32/25 10 की घात 5। 32 में 25 का डिवाइड करेंगे, मैं देख करके दिखाता हूँ। मैंने गुणा 4 किया, गुणा 4 नीचे भी किया, 32 चौको 128, 25 चौको 100, 10 टू दी पावर 5, 1.28 10 टू दी पावर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर आएगा सही 1.25 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसका राइट ऑप्शन है सेकेंड 1.28 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन देखें, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, किसी सर्टेन रीजन स्पेस में with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. पोटेंशियल 5 वोल्ट थ्रूआउट मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन कितना होगा? आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ग्रेडियंट की नेगेटिव वैल्यू के बराबर। तो पोटेंशियल कितना? थ्रू आउट 5 वोल्ट, थ्रू आउट सब जगह एक जैसा है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड कितना होगा? 0 होगा। इसका उत्तर क्या आएगा? 0। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन सही है, फर्स्ट 0। अगला क्वेश्चन देखें, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, मतलब समझे, पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ माने चौड़ाई बढ़ती है। आपको पता होगा पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर जो है जब फॉरवर्ड बाइस होता है तब घटती है करंट फ्लो होने की वजह से, और जब रिवर्स बाइस होती है तो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, फॉरवर्ड बाइस तो गलत बात है, इसमें तो घटती और है। रिवर्स बाइस सेकेंड दे रहे हैं, सही लग रहा है मुझे। थर्ड बोलते हैं बोथ फॉरवर्ड रिवर्स बाइस तो संभव ही नहीं है। फोर्थ है इंक्रीज फॉरवर्ड बाइस को करंट संभव नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड इन रिवर्स बाइस ओनली। यानी याद रखना पीएन जंक्शन में यदि पूछते कि डिप्लेशन या घटती का है तो कहेंगे फॉरवर्ड बाइस, और बढ़ती का है कहेंगे रिवर्स बाइस। अगला क्वेश्चन, ए 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC supply. The RMS value of current in the circuit is nearly. क्वेश्चन दे रहा है कैपेसिटर कनेक्टेड है, यानी कैपेसिटर सर्किट है,
200 वोल्ट के साथ है, ये VRMS कहलाएगा। कैपेसिटर की कैपेसिटी में दी जा रही है C बराबर 40 माइक्रोफेरेड। 40 माइक्रोफेरेड कन्वर्ट इनटू फेरेड, हमने कन्वर्ट कर लिया। VRMS की वैल्यू हमें दी जा रही है, कितनी है ये 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी भी दी है, फ्रीक्वेंसी हमें दी है F बराबर कितनी है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन कह रहा है RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, IRMS की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन मारा है। हम लोग जानते हैं कैपेसिटिव सर्किट में XC होता है, कितना होता है 1/ωc। करंट के बारे में बात करेंगे तो IRMS, बात गौर से सुने, V बराबर IR होता है, V बराबर IR, R माने XC, V इक्वल I, VRMS। हमें I चाहिए तो क्या करेंगे, IRMS बराबर VRMS अपॉन XC। XC की लगेगी ऊपर से वैल्यू, VRMS अपॉन 1/ωc, 1/ωc। अब देखिए यहां पर मान निकालेंगे तो IRMS बराबर हो जाएगा ωc VRMS। ωc की वैल्यू 2πfc इंटू VRMS। देखिए IRMS बराबर 2π लिखा रहती है, हमने 3.14 पे लगा दी थी वैल्यू, 50 हर्ट्ज है लिखा रहती है। C का मान कितना 40 इंटू 10 टू द पावर -6 लग गया, और VRMS की वैल्यू कितनी हैगी 200 वोल्ट। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, उत्तर आएगा 2.5, आपका उत्तर आ रहा है 2.5, इन्हें यही दिया है एम्पियर। ओके, इसका उत्तर मैं बता चुका हूं, 2.5 आएगा, इसका राइट आंसर है थर्ड 2.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन था द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस with molecular diameter d and number density n can be expressed as। एक रिलेशन पूछा है मीन फ्री पाथ में गैस के लिए, जिसका डायमीटर d दिया है, नंबर डेंसिटी है। तो 11th का बेसिक क्वेश्चन है, इसका सीधा ऑप्शन आपको बता सकता हूं मैं कि इसके जो उत्तर निकल के आता है मीन फ्री पाथ का, उसे हम बोलते हैं लैम्डा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ये तो पूरा आपका क्वेश्चन ही मतलब डेरिवेशन है याद करने वाला। इसका राइट आंसर है सेकंड, इसमें दिया हुआ है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, डी फॉर डायमीटर, एन फॉर नंबर ऑफ कॉलिजन्स होती हैंगी जो आप कहते हैं इसमें यहाँ पर। अब अगला मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपके सामने, फॉर ए ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रांजिस्टर के एक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पार्ट पढ़ता हूं, बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन, नॉट पॉसिबल। बेस में कंसंट्रेशन कम होता है, इमीटर कलेक्टर लगभग सेम होती है। सेकंड, बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, नॉट, बेस कम होता है, पतला होता है बेस। थर्ड, बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज, रॉन्ग, इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर जंक्शन कैपिटल रिवर्स वाइज। फोर्थ ऑप्शन है बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप, राइट आंसर लग रहा है, क्योंकि बेस पतला भी होता है उसमें इम्प्योरिटी भी कम मिलाई जाती है, इसका उत्तर सही होगा फोर्थ। ट्रांजिस्टर एक्शन का क्या चाहिए, बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड, इसका उत्तर सही होगा फोर्थ। क्वेश्चन है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। यदि किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 1.5 टाइम्स कर दी जाए इंसिडेंट के समय, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। यदि हाफ कर लें तो इंटेंसिटी डबल कर दी जाए, तो क्या संभव ऐसा होगा, हम देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी है थ्रेशोल्ड की 1.5 टाइम्स, 1.5 को 3/2 कहते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है।
अब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, हाफ। चलो नई फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश, कितनी कर दे हाफ। पहले कितनी थी 3/2 न्यू नॉट, पहले का बाई 2 और चल रहा है, कितना आएगा 3/4 न्यू नॉट। यानी जो न्यू डैश है न्यू नॉट का कितना 3/4, कौन ज्यादा है न्यू डैश के न्यू नॉट, न्यू नॉट ज्यादा है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड से कम आ रही है, यदि लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम आए तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, याद रखना। एवरी मेटल हैव अ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी if the frequency of incident light greater than the certain frequency then electrons get emitted and if the frequency of incident light below of the threshold frequency electrons do not emitted। आज below है electrons नहीं निकलेंगे, photo current does not flow। अगला क्वेश्चन, when a uranium isotope 92 uranium 235 bombarded with a neutron, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड होता है, it generates krypton 36 89 3 न्यूट्रॉन्स। तो बताओ बे क्या निकलेगा, मैं बता दूं क्या निकलेगा। इसका सिंपल लॉजिक है, ये आपने फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी न्यूक्लियर फिजन के दौरान, 92 यूरेनियम 235, इस पर जब न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग की जाती है तो आपको पता क्वेश्चन दे भी रहा है 36 क्रिप्टॉन 89 निकल रहा है 89, प्लस मैं बता दूं 56 बेरियम निकलते हैं 3 0 एंड 1 और प्लस एनर्जी निकलती है। तो बेरियम निकलेगा, बेरियम का कितना निकलेगा 144। तो कहने वाली बात ये है कि इसमें बेरियम निकलेगा ना, ऑप्शन में क्या दिया है बेरियम जर्कोनियम क्रिप्टॉन, एक और दिया क्रिप्टॉन, मैं आपको बता दूं इसमें निकलेगा बेरियम। इसका राइट आंसर होगा 56 बेरियम 144 न्यूक्लियस एमिट आउट होगा। अगला एक क्वेश्चन और सुन लें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इज 10 टू द पावर, इन्होंने दिया है -20 जूल, इतनी एनर्जी निकल रही है। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, इसकी ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में कितनी होगी। आज एनर्जी कितनी दी जा रही है 10 टू द पावर -20 जूल, जूल निकल रही है, और इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म से बताओ। मैं आपको बता दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 10 टू द पावर 19 जूल होता है। तो जूल को कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा बाबूजी, 10 टू द पावर -20 1.6 10 टू द पावर -90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर जाएंगे माइनस का 1 बचेगा 1, 1.6 बिंदी ऊपर गई 10 हो जाएगी, 1/16 आएगा, भाग देंगे 0 भाग नहीं जाएगा, 0 से 16 छक्के 96, यानी कितनी आएगी 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। इसका राइट आंसर है थर्ड, पहला था 6 संभव नहीं, दूसरा पॉइंट घुमा कर देते हैं, घुमाने के लिए कई लोग गलती कर गए 0.6 नहीं 0.06 निकल रहा है। इसका राइट आंसर सही है क्या थर्ड 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू ए एंड ऑफ मास लेस स्ट्रिंग। एक मास लेस स्ट्रिंग से अटैच है 4 kg 6 kg की दो बॉडी। द स्ट्रिंग पासिस ओवर ए पुली, स्ट्रिंग जो है पुली से पास होती है, विच इज फ्रिक्शनलेस, पुली कैसी फ्रिक्शनलेस है। एक्सीलरेशन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, हमें बताना। वैसे आपको बता दें इसका एक फार्मूला होता है, पुली है, पुली से दो बॉडी अटैच है, सपोज करो 1 बॉडी और ये अदर बॉडी M1 M2 इसके साथ अटैच है। तो ये आपका एक क्वेश्चन का फार्मूला है, A बराबर M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, फेमस फार्मूला है, इंटू G, याद करें। ओके, तो आज हमें क्वेश्चन दे रहा है, क्या क्या दिया 4 kg और 6 kg, A बराबर 6
-4/6 प्लस 4 इंटू क्या आएगा जी, ऊपर 2 नीचे 10 इंटू जी, ए बराबर g/5। इसका आंसर आएगा g/5। थर्ड का आंसर सही है। यदि किसी की रिक्वायरमेंट्स हो कि क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका कैसे बनेगी, तो आप कमेंट कर दें, हमें बताएं तो मैं आपको इसको अलग से समझा कर भी बता दूंगा।